हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएड का पेपर, जो कि 2023-24 में हुआ था, मतलब लास्ट ईयर ही इसका जो पेपर हुआ था। तो उसमें हम अब तक इंग्लिश का, रीजनिंग का, फिलॉसफी का, साइकोलॉजी का सॉल्यूशन दे चुके हैं। और इससे पहले मेरी एक वीडियो और आई है जो मतलब मैंने करंट एजुकेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक कराया था। तो इस वीडियो में हम उससे आगे का देखेंगे, क्योंकि जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स से भी पूछा जाता है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। एमयू एमएड में सारा 20 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल यूनिट 5 होती है। तो अब तक हमारे 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं बार बार अपना ये बात बोलती हूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको सॉल्व करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे का। और ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को जो है ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को। इसके जो वीडियो है, मतलब जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से सीधा पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा मतलब ज्यादा हम टाइम वेस्ट को ना करते हुए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया था, 80 मतलब हम 90 तक कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। और ये कलाम सीरीज के तहत हम सारे जो पेपर्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप लोग इस कलाम सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन हमें जो बोल रहा है वो कह रहा है कि एजुकेशन वाज education was placed under which list prior to the constitutional amendment of 1976। मतलब 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले जो एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट था वो कौन सी लिस्ट में था। टोटल अगर आपने पॉलिटी का थोड़ा बहुत भी आपको अगर पता होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें टोटल जो लिस्ट है वो 3 है। कौन सी है? स्टेट है, यूनियन है और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से विषय आते हैं? तो ऐसे मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उसमें लॉ बना सकती है ना, कानून बना सकती है। तो उस लिस्ट को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट। और ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, ऐसे कुछ विषय हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट है, या फिर मैं बोलूं सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जैसे जो फिलहाल जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो वो लॉ बना सकती है ना, वो कानून बना सकती है। तो उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्लियर। फिर एक लिस्ट और है यहाँ पर, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट उसे बोलते हैं जो स्टेट और ऐसे कुछ विषय हैं, ऐसे कुछ टॉपिक हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, दोनों जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो उसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब क्वेश्चन ये है हमसे जो पूछा गया है कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में है। 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd। और ये अमेंडमेंट था 1976 में। क्लियर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट था, ठीक है। वो कब हुआ था? 1976। अब जो क्वेश्चन में है कि मतलब उससे पहले जो मतलब एजुकेशन इसमें पूछा गया है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट का जो है सब्जेक्ट था, तो वो था स्टेट लिस्ट का। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर कानून बना सकती थी, लॉ बना सकती थी। लेकिन न हुआ ये कि 1976 में इसको चेंज कर दिया गया और इसे ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। मतलब ये है कि अब फिलहाल सिचुएशन जो है, एजुकेशन एक ऐसा विषय है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल्स देने की कोशिश की है। इन बिगनिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डिफाइंड एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट मैटर। उसने डिफाइन कर रखा था कि किसका मैटर है, स्टेट का मैटर है। बट इन 1976 इट वाज ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट। इसे ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट को मैंने बताया कि क्या है, जिसपे दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है। और ये कौन सा अमेंडमेंट था, 42वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन 16 नवंबर 2022 द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया मतलब इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का आपसे नंबर पूछा है और डेटा कब का दिया है, आपको डेट दी है 2022 की। तो इस टाइम पे जो टोटल हमारे कंट्री में जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी वो थी 54। लेकिन आपको अभी फिलहाल का अगर मैं डेटा बताऊं जो कि 14 नवंबर 2023 का है, इसमें जो अब हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वो हो गई हैं 56। दो इसमें बढ़ गई हैं, इनका नंबर बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया 54 से 56। तो फिलहाल जो अपडेटेड है जो डेटा है वो 56 है। एग्जाम के टाइम पे एक बार आपको और इसको जो है चेक करके जाना है कि अगर कोई यूनिवर्सिटीज बड़ी होगी और इसका नंबर बड़ा होगा तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल जो है 56 है। आप ये आपके मतलब अगर 2023 पूछेगा तो आपका आंसर ये होगा, और अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता तो आपका आंसर 54 होगा। प्रेजेंट का अगर पूछेगा तब भी प्रेजेंट का आपको क्या करना है 56, अगर ये चेंज नहीं होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर नेशनल लिटरेसी मिशन, क्या पूछा है, नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में पूछा है, वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर ने। और अच्छा डेट पूछी है कि कब किया गया था, है ना। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया है यहाँ पर नेशनल लिटरेसी मिशन, तो मैं बता दूं इस टाइम पे जो ये पीएम थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है। राजीव गांधी जी ने ये नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च किया था। अब आपने देखा होगा कि नेशनल लिटरेसी मिशन क्या है, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाना, है ना, जो इलिटरेट पर्सन है उनको जो है पढ़ाना। तो कुछ इसी तरह के, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, तो उनको टारगेट करते हुए नेशनल लिटरेसी मिशन लाया गया था। और इसका जो टारगेटेड ग्रुप था कि किनको ये एजुकेशन देनी है, वो था 15 से 35। ध्यान रखिएगा ये एज ग्रुप था जो कि टारगेटेड था, और इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेशनल लिटरेसी मिशन में किस एज ग्रुप को टारगेट किया गया था। क्लियर है। अब ये अगर मैं बात करूं कि लॉन्च कब हुआ था, तो ये हुआ था 1988 में। कब हुआ था, 1988। और 1988 अगर इस पे भी अगर मैं बात करूं तो 5 जो है मई 1988, ये एग्जैक्ट मतलब वही डेट है जो नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च किया था। किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था, न्यू दिल्ली में किया था। जब पीएम है तो वहीं से करेंगे, जाहिर सी बात है, न्यू दिल्ली में किया था। और ये उसी दिन मतलब 5 मई 1988 को न्यू दिल्ली में राजीव गांधी जी ने जब इसको लॉन्च किया, ठीक है, थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, तो उसी दिन ये पूरे देश में लागू हुआ था, पूरे देश में ये लॉन्च हुआ था, सॉरी लागू नहीं, लॉन्च हुआ था, ठीक है। और करने वाले कौन थे, करने वाले थे पूरे जो जैसे स्टेट है, जैसे यूपी है या फिर बिहार है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, तो उन स्टेट के जितने भी जो भी सीएम थे, तो उन्होंने ये मिशन जो है लॉन्च किया था उसी दिन 5 मई 1988 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। और अगर मैं बात करूं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इसमें कितने लोगों को जो है पढ़ाना था, तो इसका जो टारगेटेड था 1988 से 1995, ठीक है, 1988 से 1995 तक कितने लोगों को टोटल जो पढ़ाना था, टारगेट किया था 8 करोड़ लोगों को क्या करना था,
जो है इलिटरेट जो थे उनको लिटरेट करना था। क्लियर? तो ये नेशनल लिटरेसी मिशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लॉन्च किसने किया था? राजीव गांधी ने। कब किया था? 5 मई 1988 को। ठीक है। करना क्या था? जो 15 से 35 साल की एज के थे, 15 to 35 एज जो ईयर्स एज ग्रुप था, उसको पढ़ाना था। ऐसे लोग जो पढ़े हुए नहीं थे उनको पढ़ाना था। यही था नेशनल लिटरेसी मिशन। और ये 2 फेज में लागू हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। खैर, बस इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। विच एजुकेशनल टीवी चैनल वाज स्टार्टेड बाय इग्नू इन द 2000? मतलब ये पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें से कौन सा टीवी चैनल था जो कि इग्नू ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और टीवी चैनल पूछा है। ऑप्शन है शिक्षा दर्शन, ऑप्शन है ज्ञान दर्शन, ऑप्शन सी है दीक्षा दर्शन, या ऑप्शन डी है विद्या दर्शन। आपको बताना है कि इग्नू ने कौन सा टीवी चैनल स्टार्ट किया था। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, और बाकी इससे जो है और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, देख लेते हैं। ये इसका लोगो है ज्ञान, और उसका सबसे पहले तो आंसर इसका क्या है? ज्ञान दर्शन। तो हम पहले टिक कर लेते हैं, इसका आंसर होगा ज्ञान दर्शन। और क्या है इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आपसे कुछ और भी दे सकता है। ऑप्शन में आपको जेएनयू दे सकता है, ठीक है, ऑप्शन में आपको एएमयू दे सकता है, ऑप्शन में आपको मतलब क्वेश्चन चेंज अगर उसने किया कि मतलब जो ज्ञान दर्शन है जो टीवी चैनल स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था? एएमयू ने किया, जेएनयू ने किया, या फिर इग्नू ने किया, या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद है उसने किया। तो आंसर क्या होगा हमारा? इग्नू होगा। ठीक है, क्योंकि इग्नू ने किया था। लोगो इसका ये है, लोगो भी मैंने दिखा दिया। अब इसके बारे में और क्या है कि डीडी ज्ञान दर्शन इज अ सेंट्रल ऑन एजुकेशनल टेलीविजन चैनल दैट इज टेलीकास्ट फ्रॉम ओनली इग्नू मतलब इग्नू ही इसको क्या करता है? टेलीकास्ट करता है। इट प्रोवाइड्स, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। इट प्रोवाइड्स एजुकेशनल कंटेंट टू स्टूडेंट फ्रॉम प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जो ज्ञान दर्शन चैनल है सॉरी 1 मिनट। हाँ, पूछ रहे हैं कि मतलब यहां से हाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, जो ज्ञान दर्शन है वो किस लेवल के बच्चों को टारगेट करता है ना? प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, ये वो दे सकता है ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर है वो है प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएट। क्लियर है? चलिए, तो हमारा आंसर इसमें हो गया क्या हो गया? ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 95। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 विच क्लासेस कवर द फाउंडेशन स्टेज? कौन सी स्टेज पूछी है? फाउंडेशन स्टेज इन न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब आपसे पूछा है कि 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशनल स्टेज में क्या आता है? और क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड आता है, या क्लासेस अप टू 5th आता है, या फिर आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका आता है, या फिर प्री स्कूल एंड जो है 2 इयर्स आता है। देखिए एएमयू ने इसको जो आंसर दिया था, वो था आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब हम इसका एक पिक्चर भी देखते हैं, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब जो उसकी साइट पे है ना, जो दे रखा है उन लोगों ने, हम उसका थोड़ा डेटा देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये उम्मीद करती हूँ ये इमेज आपको दिख रही होगी। मैं एक बार खुद चेक कर लेती हूँ। अब आपको दिख रही होगी इमेज, है ना? तो इसमें आप देखिए जो फाउंडेशनल स्टेज है, यहां पर ये दिख रहा होगा। इसमें बच्चों को कितने साल पढ़ना था? टोटल 5 साल। कितना? 5 साल। 2 साल पहले 3 साल वो पढ़ेगा आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में, बाल वाटिका में, जो कि एज उसकी रहेगी, ये ईयर्स है, और जो एज है उसकी वो रहेगी 3 से 6। ठीक है, क्योंकि वो 3 से 6 3 साल पढ़ रहे हैं। क्लियर?
फिर उसके बाद में इसी फाउंडेशनल स्टेज में सेकंड नंबर आता है, वो जो कि 2 साल पढ़ेगा, क्लास 1 एंड सेकंड। अब फाउंडेशनल स्टेज में अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर भी दे रखा है फाउंडेशनल स्टेज में टोटल वो कितने साल रहेगा, 5 साल, जिसमें 3 साल वो पढ़ेगा प्री स्कूल जो कि, और फिर पढ़ेगा वो क्लास 1 एंड सेकंड जो कि एज उसकी होगी 6 to 8। ठीक है। अब प्री स्कूल में, प्री स्कूल ये है जैसे आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, और एज इसके 3 to जो है 3 to 6। अब देखिए मैं फाउंडेशनल स्टेज पे ही मैं फिर बैक आती हूँ अपने क्वेश्चन पे जो पूछा गया है। पूछा है इसमें कि फाउंडेशनल स्टेज। अब फाउंडेशनल स्टेज अगर इसमें हम फिर से देखें तो फाउंडेशनल स्टेज में क्या आ गया, टोटल 5 साल आ गया, जिसमें आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका और क्लास 1 एंड 2 आ गया। वापस चलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज में प्री स्कूल मतलब क्लासेस 1 एंड 2 नहीं, क्योंकि इसमें आंगनबाड़ी भी है। आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका प्लस क्या है इसमें 2 इयर्स, है ना, 2 इयर्स, क्योंकि ये टोटल जो है, ये जो टोटल है वो 3 साल का है। और बाल जो फाउंडेशनल जो स्टेज है वो टोटल कितने साल की है, 5 साल की। तो अगर हम बात करें इसको और इसको मिला के तब को टोटल कितना हो रहा है, 5 साल। क्लियर है। तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। अगर ये आंसर है तो फिर तो हमारा आंसर ये भी हो जाना चाहिए। तो ये आंसर इसलिए गलत था। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है प्री स्कूल एंड 2 इयर्स। प्री स्कूल में आ गया आंगनबाड़ी, ठीक है, प्री स्कूल में आ गया आंगनबाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका, और 2 इयर्स में आ गया क्लास 1 एंड 2। कुल मिला के इसका आंसर या तो अगर ये है तो फिर ये भी है, और अगर ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट एंड जो है सी, ए एंड सी दोनों इसमें जो है मर्ज हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब एक बार इसे फिर से देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो अब क्या है एजुकेशन का। तो 5 जो फॉर्मूला करके पूछा जाता है, पूछा भी गया है, तो इसका जो फॉर्मूला है 5 + 3 + 3 + 4। ध्यान रखिएगा +2 का फॉर्मूला अब गया। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने जो फॉर्मूला दिया वो दिया था 5 + 3 + 3 + 4। तो एक तो आपका क्वेश्चन यही से बन सकता है। ठीक है। फिर इसमें टोटल आपसे स्टेज पूछी जा सकती है कि कितनी स्टेज हैं, तो वो कितनी स्टेज आपको दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं। फिर इसमें स्टेज का नाम पूछ सकता है कि सबसे पहली कौन सी है, सेकंड नंबर पे, मतलब सीक्वेंस में आपसे पूछ सकता है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आ जाएगा फाउंडेशनल स्टेज, जो कि इसका ईयर्स भी आपसे पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ध्यान से सुनिएगा। फाउंडेशनल स्टेज पूछ सकता है जो कि कितने साल की है, 5 साल की, और 5 साल को भी इसने ब्रेक किया है 2 में। 2 में ब्रेक किया है, पहले 3 और फिर 2। और 3 में जो वो पढ़ेगा वो आंगनबाड़ी में जाएगा, है ना, आंगनबाड़ी टाइप में, बाल वाटिका टाइप में। और जो 2 साल पढ़ेगा वो क्लास फर्स्ट एंड 2। ठीक है। फिर उसके बाद में और उसकी जो एज रहेगी, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाउंडेशनल जो स्टेज होगी उसकी एज बच्चे की क्या होगी, 3 to 6, 3 साल में। और फिर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में वो 2 साल पढ़ेगा, तो इसकी टोटल जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 6 to 8। मतलब कहना चाहिए कि इसकी जो 5 साल वो बच्चा रहेगा 3 to 8। इसकी जो होगी वो एज होगी फाउंडेशनल स्टेज की। फिर जो और पूछ सकता है कि प्रिपरेटरी जो स्टेज है, अब फाउंडेशनल से पूछा, हो सकता है इससे पूछ ले, उसकी एज जो रहेगी, तो वो टोटल बच्चा इसमें कितने साल रहेगा, वो 3 साल रहेगा। ठीक है। और उसकी एज जो होगी, जब 3 साल रहेगा तो 8 साल का तो बच्चा यहाँ था, और 3 साल ये, तो 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। तो इसका मतलब प्रिपरेटरी जो स्टेज होगी उसकी एज जो क्या होगी बच्चे की, जब वो यहाँ से पास आउट होगा तो 11 साल का होगा। और जब वो यहाँ एडमिशन लेगा तो क्योंकि यहाँ पर 8 साल का हो गया था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो 8 से 11 साल का वो रहेगा। और पढ़ेगा क्या, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्लास यहाँ करके आया तो 3 साल यहाँ पढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है क्लास नंबर 3rd to 5th यहाँ पर पढ़ेगा। मैं बहुत गौर से, मतलब मैं फोकस करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप इस पर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है। मैं कैमरे की तरफ इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरा फोकस पूरी तरह से इस पे है, आपका भी इस पे होना चाहिए। फिर आती है मिडिल स्टेज। ठीक है। मिडिल स्टेज में टोटल बच्चा पढ़ेगा 3 साल। कितना पढ़ेगा, टोटल बच्चा पढ़ेगा 3 साल, क्लास 6 to 8। ठीक है। उसकी जो एज होगी 11 से 14, मतलब एक तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे अपने अकॉर्डिंग और अभी आप इसमें नोट्स बना सकते हैं। फिर फाइनल जो 4th स्टेज आएगी वो आएगी सेकेंडरी स्टेज, जो कि फिर यहाँ पर 4 इयर्स बच्चा रहेगा, क्लास 9 to 12।
क्लियर। और एज होगा उसका 14 to 18, मतलब ये एज अगर मैं बात करूं तो 3 से 3 to 18 ईयर्स का बच्चा होगा। और वो कब आया था, वो प्री स्कूल में आया, आंगनबाड़ी में आया, क्या करके निकला, 12th करके निकला। फॉर्मूला क्या था, 5 + 3 + 4, इसका ध्यान रखिएगा, बस शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया। आप खुद ही इसको ब्रेक कर लेंगे। 3 से 18 साल में आप इसमें कि प्री में वो जा रहा है और प्री से 12th करके निकल रहा है। फॉर्मूला है 5 + 3 + 3 + 4 और 3 से 18 साल का वो जा रहा है। अब यहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। फाउंडेशनल स्टेज जो है, जो कि 2 और 3 5 साल का है ना, 5 साल का है, और 2 साल वो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेगा, वो जो है प्री पढ़ने के बाद में वो यहाँ आएगा। फिर प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि कौन सी है, ये सब मतलब एक तरह से ये मैंने इसको रिप्रेजेंट यहाँ पर मतलब इन लोगों ने ग्राफ में किया है। बाकी इंफॉर्मेशन ये मैंने दे दी है। अब ज्यादा डिटेल्स में बात करने से टाइम वेस्ट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब तो ये है कि आपको ही याद करना है, मैंने वो समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, और पूछा जा रहा है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन टू अलॉट हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी एजुकेशन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसमें जो मतलब हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है प्राइमरी स्कूल में वो है ऑप्शन नंबर बी केरल। और बच्चों ध्यान रखना है आपको, जो केरल है उसका लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है। ओवरऑल अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं पूरे इंडिया में, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो जाता है वो किसका जाता है, केरल का जाता है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो जाता है, रेट जो है मतलब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्लियर। तो उसमें हाईएस्ट जो है वो केरल का है, और कितना है, 94%। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रॉब्लम, इसमें पूछा जा रहा है क्या, द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट टेकन इनटू अकाउंट बाय। मतलब इसमें से जो वर्ड पूछा गया वेस्टेज और स्टैग्नेशन, वो किसने सबसे पहले जो मतलब उजागर किया था, या फिर लोगों के सामने जो ये वर्ड आया था, वो किस कमेटी ने दिया था। वुड्स डिस्पेच ने दिया था, या मुदालियर कमीशन ने दिया था, या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन ने दिया था, या फिर हार्टोग कमेटी ने दिया था। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन था, इसका पहले बात तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि वेस्टेज क्या है और स्टैग्नेशन क्या है। हुआ ये था कि जब हमारे इंडिया में एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन आया था, और उसके कहने पे उसने जो है एक कमेटी बनाई थी, मतलब जो इसका जो मतलब हेड थे वो हार्टोग थे, क्लियर। उसका हेड कौन थे, हार्टोग थे। तो उनसे बोला गया था कि आपको क्या करना है, आपको इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में सर्वे करके हमें बताना है, उसकी सिचुएशन बतानी है, उसकी कंडीशन बतानी है कि आखिर इंडिया में एजुकेशन का कंडीशन क्या है। तो जो हार्टोग थे, फिलिप हार्टोग उनका पूरा नाम है। तो फिलिप हार्टोग ने ये देखा कि इंडिया की सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है तो वो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में ही है। तो उनका फोकस सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन पे ही रहा था। तो उन्होंने जब जानने की कोशिश की और जानने की कोशिश की, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट निकल के आए जो वाकई में शर्मनाक भी थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो उन्होंने यहीं से वर्ड दिया था कि सबसे जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की है। वेस्टेज का मतलब ये है कि बच्चा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी इस मतलब क्लास में ही बच्चा ड्रॉप आउट कर दे रहा है, बाहर मतलब उसकी पढ़ाई छूट जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर बच्चे को 1 साल पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया, उसके मान लो कि अगर उसकी एजुकेशन पे 100 रुपये खर्च हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई लिटरेट हो गया, वो पढ़ गया और अभी न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, सारी चीजें वो पढ़ने लगा, बोलने लगा, सीखने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो 100 रुपये भी अगर उस पर खर्च हुए तो वो वेस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे कौन पढ़ना सीखता है, 1-2 साल तो बच्चे का यूं ही निकलता है। तो अगर हम उस पर 100 रुपये भी खर्च करेंगे तो वो बच्चा तो वो वेस्ट ही जा रहा है ना, या तो वो आगे तक पढ़े या फिर बिल्कुल ना पढ़े। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम की थी कि बच्चा आ रहा है लेकिन वो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी स्कूल से ही चला जा रहा है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम उनको नजर आई वो आई स्टैग्नेशन की।
स्टैग्नेशन क्या, स्टैग्नेशन का था मतलब जैसे बच्चा जो है वो रिपीट कर रहा है अपनी क्लास, मतलब इस बार भी सेकंड क्लास में था, अगली बार भी सेकंड क्लास में, उससे अगली बार भी सेकंड क्लास में, मतलब एक ही क्लास हर मतलब कई साल वो एक ही क्लास में है। तो ये स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम, मतलब बार बार उस पर अगर 100 भी खर्च हो रहा है हर साल, तो वो एक ही क्लास में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उस पर वो वेस्ट जा रहा है पैसा। तो उस टाइम पे जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की थी, और ये जो इन्होंने फोकस किया था वो प्राइमरी पे ही किया था। अब सोचिए कि प्राइमरी तक बच्चे नहीं पहुंच रहे थे, प्राइमरी से ही बाहर निकल जा रहे थे, है ना। तो इसलिए मतलब मैं मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉब्लम जो थी वो हार्टोग कमीशन जो कमेटी थी उसने ये उजागर की थी, वो लोगों के सामने ये जो वर्ड था उन्होंने ही दिया था। क्लियर, समझ में आया स्टैग्नेशन क्या है और वेस्टेज क्या है, वो हार्टोग कमेटी थी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने अभी बोला कि किसके कहने पे ये हार्टोग कमेटी आई थी, किसने बनाई थी ये, तो वो था साइमन कमीशन। ठीक है, ध्यान रखना है कौन था, साइमन कमीशन। बाकी मैं यहाँ पर भी एक बार बता दूं आपको, इंपोर्टेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1929, इंपोर्टेंट है बच्चे, याद रखना है, ये ईयर पूछा जा सकता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1929 और वो भी साइमन कमीशन, सॉरी साइमन कमीशन अपॉइंटेड द सर फिलिप जोसेफ हार्टोग, उसका पूरा नाम था हार्टोग, कमेटी टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन इन इंडिया मतलब एजुकेशन का क्या ग्रोथ है वो सर्वे करना था इनको। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द सेम ईयर, इसी ईयर उनकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, ये भी ध्यान रखना है। रिपोर्ट कब सबमिट की, 1929, पूछा जा सकता है। इट वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड इरविन, ये अपॉइंट किसने की थी, लॉर्ड इरविन ने, या फिर कहना चाहिए साइमन कमीशन, या फिर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। द कमेटी हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल, ये भी ध्यान रखना किसमें, प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल पे बच्चा मतलब प्राइमरी लेवल से ही उसका मतलब ड्रॉप आउट हो गया, मतलब वो हो गया उसका वेस्टेज, और स्टैग्नेशन मतलब बार बार एक ही क्लास को रिपीट कर रहा है, आज भी फर्स्ट क्लास में था, अगले साल भी फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट क्लास। तो ये था हार्टोग कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, प्रौढ़ शिक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं, NAEP वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो उससे ये इसमें पूछा गया है उसका ईयर। अब नेशनल जैसे लिटरेसी मिशन मैंने आपको बोला, उसमें जो टारगेटेड ग्रुप था वो 15 से क्या था 35, है ना। तो इसका भी टारगेटेड ग्रुप यही था कि 15 से 35 ईयर्स के जो भी मतलब इलिटरेट पर्सन है उनको पढ़ाना, ठीक है। तो और ये आया था 1978 से जो है 79, ठीक है। तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1978 टू 79, टारगेट इसका इंपॉर्टेंट है, बस बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर थोड़ा सा ये आप पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है 2 अक्टूबर 1978 इन द ऑर्डर टू इरेडिकेट इलिटरेसी अमंग एडल्ट्स ऑफ द एज ग्रुप 15 टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वन ऑफ द की प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय NPE 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उल्टा लिखा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सही कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विच एम्ड एट। सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो नेशनल मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो किस नेशनल एजुकेशन ने रिकमेंड किया था, किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशन पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। तो इसमें ही है कि 1986 वाली जो NEP है उसके कहने पर ये प्रोग्राम था, 1986 उसके कहने पर क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। फिर इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब उसका एम क्या था। अच्छा, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद में सभी को पता है कि उस टाइम का हालात क्या थे। उस टाइम पे एजुकेशन का तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कोई मतलब आम पब्लिक तो सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लोगों में क्या था, गरीबी ही इतनी थी कि बच्चे उनको खाना मिल जाए, अकाल पे अकाल पड़ रहे थे। तो कुछ अकाल पड़े थे, मतलब ऐसे नहीं अकाल पे अकाल पड़ रहे थे, तो
उस टाइम पे अगर खाना मिल जा रहा था ठीक से तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, संविधान जब बना, तो उसमें बोला गया आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 है ना। आर्टिकल 45 में बोला गया कि सारे स्टेट, इंडिया के सारे स्टेट क्या करेंगे विद इन 10 ईयर्स, विद इन 10 ईयर्स, यही ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ कि आर्टिकल 45 में ये कहा गया कि हमारे जो भी देश के स्टेट हैं वो क्या करेंगे, 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देंगे। हर वो बच्चा जो 14 ईयर्स का है उस तक एजुकेशन की पहुंच होनी चाहिए, वो उस बच्चे के हाथ में उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया आर्टिकल 45 में कि 10, उसमें ये भी बोला गया कि 10 साल के अंदर आपको क्या करना है, 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उस पे एजुकेशन की पहुंच उसमें होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में 10 साल 15 साल यूं ही निकल गए, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। टारगेट जब अचीव नहीं हुआ उसके बाद में एक सर्वे हुआ ऑल इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में ये सर्वे हुआ था, और जो सर्वे हुआ था वो हुआ था 1978 में। ध्यान रखना 1978 में एक सर्वे हुआ, एजुकेशन की जो सिचुएशन थी इंडिया में वो जानने की कोशिश की गई इस सर्वे में। तो अब इसमें जो फैक्ट आए वो आपको भी सुन के बड़ा मजा आएगा। वैसे तो क्या ही इसमें फैक्ट निकल के आए, तो इसमें जो फैक्ट निकल के आए, ध्यान रखना बच्चे कि इसमें और ये सर्वे जो हुआ था वो प्राइमरी लेवल पे हुआ था, ठीक है। ये सर्वे प्राइमरी लेवल पे हुआ था, सेकेंडरी या पर प्राइमरी अब इसमें नहीं हुआ था। इसमें देखा गया कि 9% स्कूल ऐसे थे जिनका अपना बिल्डिंग नहीं था। अब आप बोलेंगे तो फिर बिल्डिंग नहीं था तो स्कूल कहाँ चल रहे थे? हाँ, स्कूल चल रहे थे ऐसे ही, कोई ग्राउंड था उसमें चल रहे थे खुले आसमान के नीचे, ठीक है। तो खुले आसमान के नीचे क्लास चल रही थी। मतलब मैं बात करूं कि 9% ऐसे स्कूल जिनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं थी। अब सोचिए कि उनकी हालत कैसी होगी, कैसे स्कूल होंगे। बच्चा जब चाहे अपने घर में जम कर सकता था, है ना, पास में अगर कोई किसी का घर था बच्चा तो आराम से जा सकता था। ये सब प्रॉब्लम थी। उसके बाद में सर्वे में और देखा गया, और जब डेटा जब रिलीज हुआ तो ये देखा गया कि 41.5% ऐसे स्कूल थे जिनके पास अपना ब्लैक बोर्ड ही नहीं था। पढ़ाई कैसे होती थी फिर? टीचर बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे सिचुएशन थी। फिर और अगर फैक्ट की बात करें तो इसमें 52% ऐसे स्कूल थे जिनके पास अपना प्ले ग्राउंड नहीं था, ठीक है। 52% ऐसे लोग थे, ऐसे स्कूल थे, लोग नहीं, जिनके पास अपना प्ले ग्राउंड नहीं था। क्लियर? और फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि 89% ऐसे स्कूल थे जिनके पास अपना वॉशरूम नहीं था। बच्चा अगर वॉशरूम की जरूरत है तो वो बाहर जाए या फिर अपने घर जाए। अब अपने घर जाएगा तो वापस क्यों आएगा, आराम से सोएगा, है ना। और 72% ऐसे स्कूल थे जिनमें अपनी लाइब्रेरी नहीं थी। अब इसमें लाइब्रेरी ना होना का फिर भी एक बार चल जाएगी, लेकिन स्कूल है, लाइब्रेरी होना तो जरूरी होता है, वॉशरूम भी जरूरी होता है। और इसमें मतलब ये माने कि प्ले ग्राउंड अगर नहीं है, वैसे तो डेवलपमेंट के लिए प्ले ग्राउंड भी जरूरी है, लेकिन और तो उसमें ब्लैक बोर्ड ही नहीं था। सोचे कि 42% ऐसे स्कूल जिनके पास ब्लैक बोर्ड नहीं। हाँ, इस चीज को देखते हुए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 की एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है तो उसमें बोला गया कि हम एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्लियर? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कोई ऐसा नहीं था कि जो ब्लैक बोर्ड लगाना था सब में, नहीं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यूज किए जाने थे, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाने थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें सिर्फ ये बोला गया, इसमें लागू नहीं हुई ये चीजें, ठीक है। 1987 एक साल के बाद इस सारी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बात हुई थी उसको लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना अगर ये बात आए कि इंप्लीमेंट कब हुआ था जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, 1986 नहीं, 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंडेशन था, लेकिन इसको जब इंप्लीमेंट किया, लागू किया, तो वो एक साल के बाद किया था 1987 में।
क्लियर है। अब इसमें कहा क्या गया था, इसमें क्योंकि इसमें मैं इतनी बात क्यों बोल रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अभी पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया है। हाँ, 1987 की बात हो गई। अब इसके बाद में आया कि इसमें अच्छा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट एसेंशियल जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। जैसे टीचर्स के पास, अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के पास कम से कम डायरी होनी चाहिए, ताकि वो अपना प्लान उसमें लिख सके कि कौन सी क्लास को उसने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और वो आगे को क्या पढ़ाने वाला है, किस दिन क्या, वो टाइम टेबल अपना बना सके। इसलिए टीचर के पास अपना एक डायरी होनी चाहिए, ठीक है। फिर और टीचर्स के पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, ताकि उसे देख के टीचर्स जो है पढ़ा सके। तीसरा जो टीचर्स के पास होना ही चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए जिससे वो पढ़ा सके, है ना। तो ये 3 चीजें फिक्स की गई कि टीचर्स के पास होनी ही होनी चाहिए। फिर अगर बात करें कि क्लासरूम में क्या होना चाहिए, क्लासरूम है और क्लासरूम में कम से कम मैप होना चाहिए, 3 मैप कम से कम होने चाहिए, इसमें बोला गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। कम से कम 3 जो है मैप होंगे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें स्टेट होगा और उसमें जो है इंडिया होगा। अगर लगा सकें तो वर्ल्ड का मैप भी लगा लें, और नहीं तो कोई जरूरी, मतलब इसमें बहुत जरूरी नहीं बोला गया। जो एसेंशियल चीजें थी जो होनी ही चाहिए उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैप होना चाहिए स्टेट का, जो है डिस्ट्रिक्ट का और इंडिया का। फिर उसके बाद में कुछ और भी चीजें थी अदर्स में, जैसे कि 2 रूम का बिल्डिंग होनी ही चाहिए जिसमें स्कूल चले, खुले में स्कूल नहीं चलेंगे, ये इसमें बोला गया, ठीक है। प्ले ग्राउंड होना चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, बच्चे जिससे खेल सकें, और जो लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल जैसा आता है जैसे रस्सी कूद, तो इस तरह का उसमें बोला गया। तो अब मैं बात करती हूँ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की आपके समझ में आया, इतनी सारी मैंने कहानी आपको सुना दी, है ना। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें और है, 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ये सिर्फ प्राइमरी लेवल पर हुआ था लागू, प्राइमरी लेवल इंप्लीमेंट क्या हुआ था, प्राइमरी लेवल। लेकिन इसके बाद में एक और आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, क्लियर। और 1992 में ये प्राइमरी लेवल प्लस अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल दोनों में ये क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ये क्या दोनों में लागू हुआ था, नहीं, एक में हुआ था, ठीक है। और 1992 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें दोनों में लागू हो गया था, क्लियर है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसे देखते हैं। वैसे तो मैंने इसमें इतना लिख दिया कि आपको क्वेश्चन शायद ही नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द की प्रोग्राम प्रपोज्ड बाय NEP 1986 वाज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, जो कि उसका एम क्या था, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम को नहीं, एजुकेशन इलिटरेट एडल्ट्स एंड न्यू लिटरेट नहीं, इसमें इसके लिए कौन सा था, जो एडल्ट एजुकेशन वाला था। इंश्योरिंग मिनिमम एसेंशियल फिजिकल फैसिलिटीज, या फिर ये हमारा आंसर हो सकता है कि कम से कम मिनिमम जो फैसिलिटी है वो बच्चों को देना। ये सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल, हाँ सपोर्टिंग टीचिंग मटेरियल है, ये भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन हमारा जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला है कि ये श्योर करना कि मिनिमम कम से कम एसेंशियल जो फिजिकल फैसिलिटी है वो कम से कम हो स्कूल में, क्लियर है। अब हमने इतनी सारी बात इसमें कर ली, आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, और ये जो हमारा पेपर है वो इस बार का पेपर है ना, इस बार जो पेपर हुआ था हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा नया है तो उसको समझ में आ जाएगा, मैंने ये बता दिया, ठीक है। तो हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर में इसमें तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, कैशिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर मास लिटरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। मास इलिटरेसी का मतलब हो गया, मास इलिटरेसी का मतलब हो गया कि बहुत सारे जो हैं उनका अनपढ़ होना, उनका पढ़ा हुआ नहीं होना, मतलब इलिटरेट पर्सन है इंडिया में। तो ये जाहिर सी बात है इंडिया में ऐसा है, ये बहुत सारे आज भी पढ़े हुए नहीं है, तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हम देखते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज में भी आता है
कि मतलब यूएसए की जो कंपनियां हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं यूएसए की, उसमें जो सीईओ हैं या जो हेड हैं उन कंपनीज के, वो इंडियन है। कौन है? इंडियन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इंडियन है, मतलब वो इंडिया के हैं, और इंडियन के हैं मतलब सॉरी इंडिया के हैं मतलब वो इंडिया में पढ़े हैं, लेकिन वो कहाँ चले गए? यूएसए में, और यूएसए में अपनी सर्विस दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छे ब्रेन का इंडिया से चले जाना, या फिर इंडिया से ही नहीं चले जाना, अगर जिस देश का वो नागरिक है उस देश से वो पढ़ लिख के जब वो किसी काबिल हो जाता है तो वो जॉब करने के लिए अगर वो बाहर जाता है तो उसके साथ उसका एक अच्छा ब्रेन भी चला गया। ब्रेन भी चला गया मतलब अगर वो इंडिया में होता तो इंडिया के लिए कुछ करता, लेकिन वो इंडिया में नहीं। अब बहुत आपने देखा होगा यहाँ पर जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वो पढ़ने के बाद यहाँ नहीं रुकते, वो अपनी सर्विस देने के लिए यूएसए चले जाते हैं या और किसी यूरोपियन कंट्री में जो जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे लायक इंडिया में जो है फैसिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, और हम जितना अर्न बाहर कर सकते हैं वो हम इंडिया में नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे जो मतलब इतना वेल एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ के। अगर वही हमारे इंडिया में हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में आज यूएसए में बैठे हुए हैं, अगर वो इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये भी रीजन है। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब हो गया एक एजुकेटेड पर्सन, एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो कि बहुत अच्छा मतलब कंपनीज में है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, जो कि इंडिया में भी बहुत अच्छा काम कर सकता था, वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया। मतलब इंडिया का रिसोर्स कौन यूज कर रहा है? कोई और कंट्री यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन ड्रेन। क्लियर? फिर आता है, तो ये भी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है इंडिया में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आया कि साउथ के बेंगलुरु के मतलब जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और भी बड़े बड़े जो होते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं, है ना, पढ़ लिख के। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर्विस देनी है अपने अपने देश में दें, अपने आस पास के लोग हैं उनको। अगर फैसिलिटी नहीं है कोई बात नहीं, अपना देश भी तो है। अगर आज आप लोग अच्छा पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे तो वहाँ अर्न कर लोगे, ठीक है अर्न कर लोगे, लेकिन एक रिसोर्स किसका है? आप बाहर के देश का हुए। तो अगर यहीं पर रहकर अगर काम करेंगे, थोड़ा रहेगी फैसिलिटी का मसला, ये इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई नहीं, अपना देश है ना। फिर आता है ड्रॉप आउट्स। तो ड्रॉप आउट्स की भी बहुत प्रॉब्लम है। किसी यहाँ देखने को मिलता है किसी ने 8 क्लास किया और फिर उसके बाद वो बिजनेस में चला गया, तो 8 क्लास तक उसने जो पढ़ाई पे खर्च किया वो तो उसका वेस्ट ही चला गया। हालांकि ये भी नहीं बोलेंगे कि वेस्ट चला गया, उसने जो कुछ सीखा वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन उस हद तक नहीं कर सकता जिस हद तक वो अगर ट्रेंड अगर होके निकले, अगर वो कुछ अच्छा कोर्स करके निकले, कंप्लीट डिग्री लेके निकले। कुछ होते हैं जैसे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, ना उनको डिग्री मिली, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ वो भी खर्च हो गया, तो कुछ जो पैसा खर्च हुआ था वो भी वेस्ट चला गया, तो डिग्री तो मिली नहीं। तो ये ड्रॉप आउट्स की प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा मतलब कैशिंग की कोई प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। अब नहीं, यहाँ मैं बात करूं, हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस उसमें है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमारी और भी PYQs पे वीडियो आएंगी, और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का चैनल मतलब टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा लाइव बैच जो कि एमएड का चल रहा है अगर वो चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।